सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टर्म है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं साइबर स्पेस की, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो मनी ट्रांसफर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट क्या क्या मीडियम होते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए? आप बच्चे डेली में देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स, ऐसी वार्निंग्स आपके सामने रहती हैं, जहां पर आपको बोला जाता है कि आप अपना ओटीपी शेयर मत करिए, अपना पासवर्ड शेयर मत करिए, जब भी ट्रांसफर करें तो सिक्योर मीडियम, सिक्योर डिवाइसेस के थ्रू करिए। तो ये सब क्या है, यही मैं आज आपको इस लेक्चर में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आप कह सकते हैं पुराने टाइम में जब somebody wants to purchase something, मतलब अगर किसी को कुछ भी खरीदना होता था, सो हम लोग कैसे खरीदते थे? हम मार्केट जाते थे, चीज को देखते थे, कोई भी जो आप खरीदना चाहते हैं प्रोडक्ट, उसको आप देखते थे एंड देन आप उसका पेमेंट करते थे बाय कैश, चेक और क्रेडिट कार्ड। बट अभी जब सब कुछ बदल चुका है, आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल है। स्पेशली मैं बार बार अपने लेक्चर्स में इस चीज को मेंशन करती हूँ कि आज के टाइम में जब ये कोविड-19 जैसे पैंडेमिक स्टेम है और हम लोगों को जितना कम हो बाहर जाने की बोला जा रहा है, सो आज के टाइम में इफ यू वांट टू परचेज समथिंग, इफ यू वांट टू बाय समथिंग और यू वांट टू अवेल एनी सर्विस, कोई भी सर्विस आप लेना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बाहर ना जाएं। अगर आप ऑनलाइन मीडियम यूज कर रहे हैं, सो आप पेमेंट कैसे करेंगे, आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा? तो यही है आज का हमारा पहला टॉपिक। सबसे पहले तो बच्चे इसमें जो प्रॉब्लम आती है, वो अभी प्रॉब्लम नहीं कहूंगी, बहुत बड़ा एक रोल है, इशू ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब आप जिनसे खरीद रहे हैं, क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? कैसी वेबसाइट है, कैसे प्रोडक्ट देती है, आप जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उनके साथ, क्या वो सेफ है? तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है when we are doing our purchases, our business online. So I can say that issue of trust and acceptance play a very important role in the e-commerce. In the e-commerce world, that means all the business, पूरा जो भी सब कुछ ट्रांजेक्शन है ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू है। सो यहाँ पर एज वी कंपेयर विद द ट्रेडिशनल बिजनेस, पेमेंट का बहुत ज़्यादा, व्हेन यू आर डूइंग योर पेमेंट, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। सो ट्रेडिशनली a customer जब खरीदने जाता था, so he see the product, he examine, he touch the product, he actually bargaining और वो सब चलता था, and he do the payment, he or she will do the payment by cash, by using another credit debit card. But now most of the customer when we are doing, जब हम लोग अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, तो हम लोग हाथ में लेकर चीज को चेक नहीं कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा एक तो ये प्रॉब्लम है कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं आपका जो भी प्रोडक्ट है वो कैसा है, एंड जो आपका पेमेंट का मेथड है वो भी अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ने इट मेक्स इट एक्चुअली हेल्प द कस्टमर to pay for the goods and services online by using various kinds of combinations of different hardwares and software system. And why this system is prevailing and why this is so much popular in today's time? क्यों आज के टाइम में हम लोग सब कुछ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं? क्यों हम प्रेफर करते हैं? क्यों हम लोग पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्रेफर कर रहे हैं? आप देखिए, आप जाते हैं तो पर्सन सेड अगर कैश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स हैं जिनके थ्रू आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पे कर सकते हैं। क्यों ऐसा है? बिकॉज थ्रू this electronic payment system,
you can save your time, you can increase the efficiency, you can improve your security, you can make your customer convenient, and it's very easy to use also. So but अभी भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के कंसर्न में, अगर मैं कहूँ, जो अभी उतने मिच्योर नहीं है। मिच्योर का मेरा मतलब है कि उतना ज्यादा उनमें सिक्योरिटी जो एक कंसर्न है वो नहीं देखा गया है। बहुत बार मिसयूज हो जाता है, बहुत बार उन चीजों को प्रॉपर ढंग से प्लान नहीं होने की वजह से कस्टमर्स को प्रॉब्लम में आते हैं। सो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। बिकॉज पेमेंट के बारे में बच्चे देखिए, जब भी आप पेमेंट कर रहे होते हैं, आपने देखा ओटीपी आता है, आप पेमेंट करते हैं आपके बैंक के थ्रू, आपके जो भी ट्रांजेक्शन हैं, एप्स हैं जहां आप अपने कुछ मनी को सेव कर रखा है, वहां से मनी ट्रांसफर होता है। सो जब आपका मनी ट्रांसफर होता है, सो वहां पर कुछ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो वो क्या होती है, बेसिकली मैंने उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है, हालांकि इनमें और भी काफी सारे इश्यूज रहते हैं। सो फर्स्ट है हमारे यहाँ अथेंटिकेशन। देखिए, जब आप पेमेंट कर रहे हैं बच्चे, तो कैसे पता लगेगा दैट यू आर द रियल पर्सन, मतलब आपका बैंक कैसे जानेगा, या जो भी ऐप है, कि आप ही वो रियल पर्सन हैं जो इस पर्टिकुलर कार्ड को या पर्टिकुलर अकाउंट को होल्ड करते हैं। आप अकाउंट के, उस अकाउंट के ऑनर है, या कोई कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रहा है या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, सो जो पर्टिकुलर अकाउंट जो आप एक्सेस कर रहे हैं, आप ही उसके ऑनर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। सो कई बार आपसे पासवर्ड मांगा जाता है जो आपने क्रिएट किया होगा व्हेन यू आर लॉग इन विद योर इंटरनेट बैंकिंग और एनी अदर ऑनलाइन सिस्टम, और या फिर कोई ओटीपी, या आपका जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा उस पर कोई ओटीपी सेंड होगा, वो पूछा जाएगा। सो इस टाइप का कुछ ऑथेंटिकेशन चाहते हैं बैंक्स या फिर एप्स, सो दैट वो ये अपने आप को श्योर कर सके कि जो पर्सन यूज कर रहा है इस टेन सर्विस को, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द अथोराइज्ड पर्सन टू यूज। सो बेसिकली ये एक पहला कंसर्न होता है हमारा। अगर सपोज करिए आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिक्योरिटी essentials or requirement when we are doing the electronic payment, तो सबसे बड़ा होता है बच्चे ऑथेंटिकेशन। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं थ्रू एनी ऑनलाइन सिस्टम, आप ऑनलाइन कार्ड यूज कर रहे हैं, कोई इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, सो सबसे पहला और मेन जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो है ऑथेंटिकेशन। पता होना चाहिए कि वो आप ही हैं, आप ही को अथॉरिटी दी गई है कि आप उस पर्टिकुलर अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। सो ये हमारा एक सबसे पहला कंसर्न रहता है। एंड लाइक इन साइबर स्पेस, मैं बार बार बात कर चुके इन साइबर प्लेटफॉर्म एंड साइबर स्पेस, customers, bank, they need assurance that they will receive the service whenever they want to. So basically banks के थ्रू जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं बच्चे, तो बैंक आर प्लेइंग अ मीडिएटर रोल काइंड ऑफ। लाइक मुझे कहीं का कोई सामान खरीदना है एंड आई एम यूजिंग माय इंटरनेट बैंकिंग और माय कार्ड, सो मैं पेमेंट कर रही हूँ, तो वो पेमेंट मेरे अकाउंट में से डिडक्ट हो रही है। सो बैंक्स पहले कैसे इस चीज को श्योर करेंगे कि जो यूज कर रहा है वो ऑथोराइज्ड पर्सन है। सो इफ यू रिमेम्बर लास्ट टू लास्ट क्लास में when I was discussing about the security system in the cyberspace, so I used private key and public key, टू कीज के बारे में मैंने डिस्कस किया था बच्चे। सो मैंने आपको बताया था कि देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू कीज, विदाउट देम हम ये जो ऑनलाइन सिस्टम होता है इन्हें सिक्योर नहीं मानते हैं। सो these are two keys which the bank basically use, private key and public key. So आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में इस चीज को इंक्लूड करा हुआ है अच्छे से, that these keys are known as symmetric and asymmetric also. So asymmetric cryptography implies two keys basically, public and private key, and these two keys are tied and one cannot be deducted from the another. मतलब इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं
कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो एक अगर नहीं है तो दूसरे का भी कोई रोल वहां नहीं होगा, दोनों का होना वहां पे जरूरी है। सो कैसे पता लगेगा कि ये मैसेज जो है वो सेंडर से आ रहा है, तो कैसे पता लगेगा कि जो अथॉन्टिकेट है पूरी तरह से ट्रांजेक्शन, तो ये सारा इस कॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। बिकॉज जो सेंडर है ही और शी ओनली न्यू अबाउट द दिस प्राइवेट की, पब्लिक की कैन बी नोन टू एनीबडी, बट प्राइवेट की जो होगा वो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही पता होगा, सेंडर को ही पता होगा, वही उस मैसेज को देख सकते हैं। So since the message can only be read by using the public key, so the receiver knows that the message comes from the original sender. So now the internet banking system should employ a level of encryption that is appropriate to the level of or the risk present in the system. So जितने भी आपके नेशनल बैंक हैं ये इस तरीके का encryption यूज करते हैं। और एक जैसे आपने देखा होगा, आपको बोला जाता है कि जब आप अपना पासवर्ड सेट करिए तो दैट मस्ट बी अ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होना चाहिए। ऐसे दिखता है ना, वीक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बहुत इजी नहीं होना चाहिए, ABCD इस टाइप का बोला जाता है कि ये आपके नाम के इनिशियल लेटर्स या इस टाइप का कुछ पासवर्ड आप नहीं रखिए, सो दैट इजीली डिटेक्ट ना हो पाए। तो रेदर इन रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट टू इवैल्यूएट सिक्योरिटी रिस्क, जितनी भी चीजें हैं ये बैंक एश्योर करते हैं कि कोई भी इनको मिसयूज ना कर सके। And another thing, another example, what I can say here is the biometric devices. These are the very advanced form of this authentication process. So ये आपका retina, फिंगर टिप जो आपके स्कैन होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं, फेशियल स्कैनिंग होने लग गई है, आप आजकल तो मोबाइल्स में भी रहता है, वॉइस प्रिंट स्कैन है। सो हालांकि बहुत ज्यादा अभी इनको मेन उसमें यूज नहीं किया जा रहा है बायोमेट्रिक डिवाइसेस को, बट दैट कैन बी यूज बाय सम बैंक फॉर द ऑथेंटिकेशन, बिकॉज ये बहुत अच्छा रहता है सिस्टम। through the this biometric devices you can easily secure yourself, like you can your facial scan, your voice scan, your thumb or fingerprints, etc. Now the second security requirement or the issue is the trust. Trust is very important issue in the internet banking system. पब्लिक एंड प्राइवेट की अथेंटिकेशन हो गया कि चलो ठीक है, ये पर्सन इज द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द अकाउंट और द ऐप जो भी है, बट ट्रस्ट कैसे होगा इस पर? सो दिस पब्लिक एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कैन बी यूज टू सिक्योर द इंफॉर्मेशन एंड अथेंटिकेट द पार्टीज इन ट्रांजेक्शन। सो बेसिकली कौन है जो थर्ड पार्टी अथेंटिकेट कर रहा है, that yes ये आपका ट्रस्ट, यू कैन ट्रस्ट ऑन दैम की ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इस पूरे एक प्रोसेस का पार्ट होती है। तो थर्ड पार्टी होती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। यू रिमेम्बर मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपने अगर बच्चों किसी ने मिस किया तो वो देख सकते हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे वहां आप देख सकते हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज बेसिकली द अथॉरिटी हु एक्चुअली हैव अ परमिशन टू गिव द सर्टिफिकेट सो दैट द पर्सन कैन जो भी उनको डिजिटल सिग्नेचर्स और वो सब चाहिए होता है वो लोग कर सके। So basically we can define that they are the trusted third party that verify identities in cyberspace. जैसे होता है ना, आप लाइसेंस कैरी करते हैं तो लाइसेंस इशू किसने किया है, प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये चेक करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी का होना जरूरी है। इसी तरीके से जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है बच्चे, वो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होती है जो बेसिकली आइडेंटिटीज को साइबर स्पेस में जो आइडेंटिटीज हैं उनको वेरीफाई करती है, सो दैट पता लगता है कि जो भी यूज हो रहा है, जो भी यूज कर रहे हैं पर्सन वो ट्रू है या नहीं है। सो कुछ लोगों का ऐसा मानना है दैट दीज अथॉरिटीज आर वर्किंग लाइक एन ऑनलाइन नोटरी। सो जैसे नोटरी होता है ना, अटेस्ट करता है आपका डॉक्यूमेंट आप लोग बोलते हैं ना, कई बार आपको अटेस्ट कराने को बोला जाता है दैट इट मस्ट बी अटेस्टेड बाय नोटरी। सो इट्स लाइक दैट ओनली। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बैंक थर्ड पार्टी यूजेस देयर नेम फॉर वैलिडेट द प्रोसेस, जो पूरा ट्रांजेक्शन होता है। सो इस तरीके का ये लोग हमें हेल्प करते हैं टू वैलिडेट द होल transaction of online payment. So the bank uses its good name to facilitate the transaction for a fee. Now bank also need to validate themselves also. अब आपको कैसे पता लग रहा है
कि जो मैसेज आ रहा है वो बैंक से आ रहा है, किसी और ने हैक नहीं किया हुआ है, या कोई और आपसे आपकी इंफॉर्मेशन डिमांड नहीं कर रहा है, या कोई भी चीज़ है तो वो आपसे डिमांड नहीं कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा एक कंसर्न है। सो यहाँ पर देयर मस्ट बी अ प्रॉपर मिक्सचर ऑफ प्रिवेंटिव, करेक्टिव, कंट्रोल, सो दैट द नेशनल बैंक को भी एक हेल्प मिले कि उनके अगेंस्ट उनको भी सिक्योरिटी मिले कि अगर कोई मैसेजेस उनको हैक, कोई भी उनको हैक कर रहा है या उनकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर रहा है तो उनको पता लगे इस तरीके का। तो डिजिटल सर्टिफिकेट मे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अथेंटिकेट द पार्टीज। देखिए बच्चे, आपने देखा है सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, आपको बोलते हैं नहीं साइन चाहिए, प्रिंसिपल के चाहिए या अथॉरिटीज के चाहिए। वो किस लिए होता है बेटा? हम बोलते हैं ना अथेंटिकेट करने के लिए डॉक्यूमेंट को कि ये जो सर्टिफिकेट है ये इशू प्रॉपर अथॉरिटीज ने किया है। तो ऐसे ही जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है वो भी अथेंटिकेटिंग के लिए ही यूज होता है एंड ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए होता है। सो इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी एक्सीडेंटली और गलती से या जानबूझकर वो इंफॉर्मेशन को एडिट नहीं किया गया है, ऑल्टर्ड नहीं किया गया, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके प्रॉपर अथॉरिटी से ही आपके पास आ रही है। सो नाउ दो इशू जो हमने सिक्योरिटी से रिलेटेड करे हैं अभी तक वो है अथेंटिकेशन एंड ट्रस्ट। नाउ थर्ड अगर आपसे पूछा जाता है तो थर्ड आपका रहेगा प्राइवेसी। Privacy is basically a consumer issue of increasing importance. National bank that recognize and respond to privacy issue in a proactive way that is positive attribute for the bank and a benefit for its customers. जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, हमें हम कुछ अपना स्पेस, अपनी कुछ चीज़ें हम कहते हैं हमें शेयर नहीं करनी, वी नीड सम काइंड ऑफ प्राइवेसी। सो ये चीज़ हम अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स में भी चाहते हैं कि प्राइवेसी हो, सो दैट नोबडी एल्स कैन सी कि व्हाट आई एम डूइंग, मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा ओटीपी क्या है। तो ये इस तरीके का कुछ प्राइवेसी आई एनीबडी need. So public concern over the proper versus improper use of this personal information are likely to increase with the continued growth of electronic commerce and the electronic transactions. So इस तरीके का जैसे जैसे हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स का यूज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो कंसर्न है लोगों का अबाउट दिस थिंग प्राइवेसी, जो आप कहते हैं कि हमें चाहिए फॉर आर ट्रांजेक्शन्स व्हेन वी आर डूइंग आर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वी नीड आर प्राइवेसी। सो इस तरीके का कंसर्न, इस तरीके की डिमांड लोगों की इस टाइम पर बढ़ रही है। सो प्रोवाइडर्स हु आर वेरी सेंसिटिव to these concerns have an advantages over those who don't have. So now ये बहुत ही important है। Now the next one is non-repudiation. It is the undeniable proof of participation by both the sender and the receiver in a transaction that both had जो है उन्होंने participate किया है। So it is the reason why this public key जो concept है that was developed, so that you cannot say कि अरे मैंने तो किया ही नहीं ये सब, मैंने तो ट्रांजेक्शन नहीं करी, मैंने तो पेमेंट नहीं करी, मैंने तो ट्रांसफर नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं हो। सो दैट इट इज द प्रूफ दैट यू आर द पर्सन एक्चुअली जिन्होंने ये ट्रांजेक्शन या जो भी ट्रांसफर हुआ है किया है। सो दैट मीन्स टू अथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस एंड टू प्रिवेंट डिनायल और रिपीटेशन बाय द सेंडर और रिसीवर। हालांकि हम कह सकते हैं कि इसका भी देखिए टेक्नोलॉजी है तो हर चीज़ का कोई ना कोई आप ढूंढ ही लेते हैं। आप जैसे बच्चे हैं अगर उनको टेक्नोलॉजी का हम अच्छा तरीका सिखा रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए फॉर टेकिंग योर क्लासेस और समथिंग लाइक इन स्कूल्स में आई हर्ड कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने को लॉग इन करके छोड़ देते हैं और टीचर को लग रहा है कि बच्चा प्रेजेंट है बट बच्चा एक्चुअली में जो है लॉग इन करके छोड़ रहा है। तो अगर टेक्नोलॉजी का गुड यूज़ हम सिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बैड यूज़ भी सीख रहा है। सो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हम ये कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी इशू देख रहे हैं नॉन रिप्यूडिएशन का, तो इसका जो तोड़ है, इसका जो और भी है वो भी टेक्नोलॉजी ने हमें दे रखा है। सो द एप्लीकेशन ऑफ स्टेट लॉ टू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटी इज
very new and it's a kind of emerging area in the this particular thing. So now the next is availability. Availability भी एक important concern रहता है, however, that आपने देखा होगा कई बार हम कहते हैं नेटवर्क जैम है. So what is the meaning of network jam? So basically availability is another component in maintaining a high level of public confidence in a network environment. User of a network expect access to system 24 hour a day, 7 days a week. ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं है कि ऑनलाइन है तो आप ये बोले कि द सिस्टम मस्ट बी वर्किंग ओनली टिल 5 और टिल 7. ऐसा नहीं है. अगर आप ऑनलाइन है दैट मीन्स योर सिस्टम मस्ट बी वर्किंग 24 आवर अ डे एंड 7 डेज अ वीक. सो दैट मीन्स आपका 24 आवर्स अवेलेबल होना जरूरी है. So among the consideration that are associated with this availability, performance monitoring, there are other issues also. So national banks and their vendors जो उनको internet banking service provide करा रहे हैं, they make certain that they have the capacity in terms of hardware and software so that they can deliver their services 24 hours. दैट मीन्स अगर ऐसा नहीं है ना, अगर आप ऑनलाइन है तो बोला जाता है ना कि आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग को. डजंट मीन आप शाम के 6 बजे तक 7 बजे तक कर रहे हैं. सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रह जाता है बिकॉज हम लोग ऑनलाइन का मतलब मानते हैं 24 आवर्स. एनी टाइम आई कैन डू माई पेमेंट्स, आई कैन परचेज एनीथिंग इफ व्हेनेवर आई गेट माई टाइम. सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है फॉर द बैंक्स, फॉर देयर वेंडर्स. वेंडर्स कौन होगा? जो उनका इंटरनेट बैंकिंग को पूरा देख रहा होगा, उनके लिए कि वो इस तरीके का एक अरेंजमेंट रखें, इस तरीके का एक उनके पास कैपेसिटी हो सो दैट देयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंटली डिलीवर अ हाई लेवल ऑफ सर्विस ऑल ओवर द टाइम. सो ये एक बहुत बड़ा इशू है. And also in addition, performance monitoring technique will also provide the management such as कितना ट्रैफिक है. जैसे एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब मोस्ट ऑफ द आपका इंटरनेट पे आपकी जो वेबसाइट है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है. समटाइम आप देखिए जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम. आपको OTP नहीं आ रहा है, आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो एक्सेस नहीं हो रही है, आपका जो वो इंटरनेट का व्हाट डू यू से साइन वो एकदम घूमता ही जा रहा है. तो आप बोलते हैं यार ये क्या है, इट्स वेरी बैड, ये तो बहुत टाइम ले रहा है एंड वो सब चीज़ें. बट ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लगता एंड ऑब्वियसली ये उनकी रेपुटेशन को भी खराब करता है. सो ये सब ना हो, कस्टमर्स को वेट ना करना पड़े, इस टाइप की टेक्निक्स भी हम बैंक्स जो हैं वो देखते हैं. एंड इस तरीके का नेटवर्क का अवेलेबिलिटी जो है वो सब चेक किया जाता है. नाउ नेक्स्ट हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट रहेगा बच्चे ई मनी. ई मनी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मनी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी? कैसी होती है ये? मतलब मनी वी नो कि रुपीज है, कॉइन्स हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई मनी? That means or that may be referred to as a system that enable the bank customer to access the accounts and information on bank product and services through a PC, mobile or any other electronic device. Not electronic, it means intelligent device, artificial intelligent device. So internet banking product and services can include the wholesale product for the corporate customers as well as for the retail. So, like internet banking may be the minor product and services offered through bank delivery channels. So, e-money basically क्या हुआ बच्चे? That means you access पैसा, money online, ठीक है? So that enable the customer to get their information for their accounts, for their everything about the product, about the services which the bank is offering ऑनलाइन. ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन आपको बैंक आपको सर्विस दे रहा है, आपको ऑनलाइन जो भी बहुत टाइप के आप जो बच्चे जो यूज करते होंगे वो देखेंगे वेबसाइट इंटरनेट बैंकिंग को. जब आप लॉग इन करते हैं तो अलग अलग लिखा होता है कि आप क्या क्या सर्विसेज अवेल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं. प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर किसी फिजिकल प्रोडक्ट से नहीं रहता. प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर जो भी उनकी ऑनलाइन फैसिलिटीज रहती हैं उनसे होता है. सो
Now, some examples which the banks offer online are cash management, wire transfer, automated clearing house transaction, bill presentation and payment. And some examples of retail transactions are बैलेंस इंक्वायरी. देखिए बहुत बार होता है हम लोग को बैलेंस जानना होता है. सो अभी ऐसा नहीं है कि दैट यू हैव टू गो टू द बैंक एंड यू हैव टू टेक योर पासबुक एंट्री कराइए और वो सब चीज़ें नहीं है. अभी आप लोग ऑनलाइन अपने अकाउंट्स में कितना बैलेंस है, क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, कितना किसको फंड ट्रांसफर किया गया है. और आप बच्चों ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है 11th क्लास में, अकाउंट्स में आप बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बिल का जो प्रेजेंटेशन है, जो उनकी पेमेंट होती है, वो सारी चीज़ें, कितना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, म्यूचुअल फंड्स का इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. बहुत सारी सर्विसेज होती हैं बेसिकली जो बैंक्स आपको ऑफर कर रहे होते हैं. तो वो सब चीज़ें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं. तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं जो बैंकिंग प्रोडक्ट कहलाते हैं. सो बहुत पहले की अगर हम बात करते हैं, सो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली मेड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, so that were really noticed by the customer. Now today website, emails, जितने भी ऑनलाइन बिल्स प्रेजेंटेशन है या उनकी पेमेंट है, ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है कस्टमर तक पहुंचने का. एंड नेशनल जितने भी बैंक्स हैं हमारे, दे हैव basically initialize various kinds of new banking services बहुत time से. So some of the early experimented involved closed system where the customer access bank through a dial-in or a cable TV connection. I don't know कितने बच्चों ने ये सुना होगा, but yes, you can access your banking through these modes. And now these system limited a bank potential customer base because they require out of or area customer to either incur long distance charges or their phone bills or something. And with the widespread growth of the internet, customer can use this technology anywhere in the world. आप समझ सकते हैं बच्चे, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी वर्ल्ड के अंदर आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. अभी टेक्नोलॉजी ने बैंक इज लाइक मोबाइल बैंक. मोबाइल बैंक क्या मतलब हो गया बच्चे, दैट योर बैंक इज प्रेजेंट इन योर मोबाइल. You can avail banking services through your mobile, through your devices, which is basically moving. Mobile का मतलब खाली इतना नहीं होता कि it's like your phone. It means any device which is moving, which can move. So आपका लैपटॉप हो सकता है कुछ भी, तो through that basically you are accessing the services. And with an expanded market, banks also may have the opportunities to expand or change their product and services, etc. Now, एक कुछ थोड़ी सी services मैं यहाँ discuss कर रही हूँ जो बच्चों ने सुनी होगी. I am sure कि उन्होंने use भी करी होगी. तो अगर मैं हमेशा, मुझे कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, आई नो कि अभी आज के टाइम में जो है वी आर बाउंड टू टेक क्लासेस ऑनलाइन, बट अदरवाइज जब भी मैं ऑफलाइन में होती हूँ तो मैं हमेशा बच्चों से कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं विच आई ऑलवेज वांट टू आस्क. लाइक फर्स्ट जो है नेफ्ट एंड आरटीजीएस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एटलीस्ट इनका प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो नेफ्ट, सबसे पहले बहुत बार आपने सुना होगा कि आप बोलेंगे मैंने अपना फीस जो है वो नेफ्ट करा दिया है या इसके थ्रू मैंने पेमेंट कर दिया. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेफ्ट और व्हाट इज द फुल फॉर्म, सबसे पहले तो मैं पूछती हूँ. सो बच्चों को बहुत कम आइडिया रहता है बिकॉज वो लोग यूज ही शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं. सो द फुल फॉर्म इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. So basically in this particular service, funds are transferred to the credit account with the other participating bank using RBI's NEFT services. So basically RBI यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है and it credit to the other bank's account. Now another term is RTGS. RTGS भी आपने सुना होगा. जो नेफ्ट होता है बच्चे, that is basically working on a deferred settlement basis. आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है, you know about the deferred term. सो डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस के ऊपर ये काम कर रहा होता है. आरटीजीएस का अगर मैं फुल फॉर्म समझाऊं सबसे पहले तो वो है रियल टाइम
gross settlement. And the real time, or I can say the RTGS system, basically facilitate the transfer of funds from accounts in one bank to another on a real time or on a gross settlement basis. So basically it is the fastest possible interbank money transfer facility that is available through secure banking channels. So आप समझ सकते हैं कि RTGS आजकल इतना पॉपुलर क्यों है, because this is the fastest possible internet bank money transfer facility. ठीक है. Now इनका मिनिमम कितना रहता है, मैक्सिमम कितना यू कैन ट्रांसफर, एंड मिनिमम हाउ मच यू कैन ट्रांसफर थ्रू दिस facility, RTGS and NEFT. These are basically depend upon the banks and the RBI's requirement, which is changing time to time. ठीक है ना. So sometime they are extend the limit, and sometimes जो उनका limit होता है change होता है. Then the funds will be sent to the RBI within 3 hours of the transaction, and the actual time taken to credit the beneficiary depend on the time taken by the beneficiary bank to process the payment. So ये इतना fast है, इसीलिए इसको बोला जाता है fastest mode of transferring the banking. Now अगर मैं बात करूँ इनके बीच के difference की, like what is the difference between NEFT and RTGS? So basically जो दोनों जो सिस्टम है, RTGS जो रहता है, नेफ्ट जो है बच्चे, दोनों हाउएवर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है. बेसिकली इससे एनी इंडिविजुअल कैन ट्रांसफर देयर फंड्स इजीली, बट बोथ दिस सिस्टम्स आर मेंटेन्ड बाय RBI. आई टोल्ड यू कि RBI इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. सो एंड एक और चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है बच्चे की, these two systems are applicable to transfer the money within the country only. ठीक है, मतलब कंट्री के अंदर आप इसे ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं. बट अंडर द RTGS द फंड ट्रांसफर टेक प्लेस ऑन अ रियल टाइम बेसिस. मैंने मेंशन भी किया हुआ है और मैंने बोला भी, ऑन अ रियल टाइम बेसिस और एट द टाइम द रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड. समझ रहे हैं, मतलब रियल टाइम का मतलब क्या है, द टाइम फॉर विच द रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड, and it is one of the fastest interbank money transfer facility, and the beneficiary has to credit the recipient account within 30 minutes of receiving the fund transfer. तो इतना फास्ट ये रहता है. On the other hand, नेफ्ट जो होता है, इट ऑपरेट ऑन अ डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस. देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये चीज यहाँ प्रेजेंटेशन में लिखी हुई है, that it is basically working on deferred settlement basis. Deferred settlement basis means it is settled in batches as opposed to the real time settlement. The batches are settled in hourly time slot. देखिए डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं आई थिंक कि जो नेफ्ट है ये आर्ली बेसिस पे कर रहा है. सो आर्ली बेसिस मीन्स कि ये स्लॉट्स में कर रहा है. बेसिकली देयर आर सर्टेन स्लॉट की इतने स्लॉट होगा तब इतने में होगा. सो बेसिकली इट टेक्स टाइम. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट RTGS, तो RTGS आपका रियल टाइम, मतलब कि जो रिक्वेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं तो द टाइम वो आप उतनी जल्दी इसका ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. सो आई कैन से दैट RTGS इज मच फास्टर देन नेफ्ट. Now, numerous factors including the competitive cost, customer service, बहुत टाइप का कंपटीशन होता है आजकल बैंक्स में अपने कस्टमर्स को बढ़ाने का, उनका अट्रैक्ट करने का, कस्टमर्स को बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराने का. डेमोग्राफिक कंसिडरेशंस आर मोटिवेटिंग बैंक टू इवैल्यूएट देयर टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इज आल्सो. आपने देखा बहुत सारे बैंक्स की बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, बहुत सारे बड़े बड़े शोज में दे आर स्पॉन्सरिंग देम, एंड सो दैट द पीपल जो हैं उनमें ज़्यादा उनके बैंक की सर्विसेज को अवेल करें. सो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विल वेरी एज द नेशनल बैंक सीक टू एक्सपैंड देयर मार्केट एंड एम्प्लॉय लोअर कॉस्ट डिलीवरी चैनल. सो इस टाइप का ये सारा ग्रोथ जो हमारा ई मनी के कंसर्न में, इलेक्ट्रॉनिक मनी के कंसर्न में जो है बहुत बढ़ गया है आज के टाइम में. बहुत लोग आजकल इंटरनेट बैंकिंग को यूज कर रहे हैं. एंड सम ऑफ द मार्केट फैक्टर्स दैट एक्चुअली ड्राइव अ बैंक स्ट्रैटेजी, these are basically, first is competition. कॉम्पिटिटिव प्रेशर तो हर बिजनेस के अंदर है. यू एग्री विद मी दैट हाँ, हर बिजनेस के अंदर इट इज़ अ वेरी
इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंपटीशन, बिकॉज ये एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स है किसी भी बिजनेस को पुश करने के लिए. सो basically, it is behind increasing use of internet banking technology and ranking ahead of cost reduction and revenue enhancement. And basically हम कह सकते हैं कि कंपटीशन जो बैंक्स के बीच में है, अगर हम देखें जितने भी बैंक्स हैं, स्पेशली द प्राइवेट बैंक, तो उनमें ये रहता है कि वो अपने कस्टमर्स का जो बेस है, डाटा बेस है इंटरनेट बैंकिंग में, वो उसको इंक्रीज करने में इंटरेस्टेड रहते हैं. सो वो बोलते हैं कि आप इंटरनेट बैंकिंग करिए. भी आजकल बहुत कम दे आर चार्जिंग फॉर ऑल दीज सर्विसेज. Now it is cost efficiencies also. National Bank can deliver the banking services on the internet at transaction cost far lower than the traditional brick and mortar branches. मतलब the banks are charging something because आप देखिए आप डीडी बनवाने चाहते हैं या कोई भी सर्विस अवेल करते हैं, so banks are charging something. ठीक है, तो बैंक्स आर चार्जिंग समथिंग सम कॉस्ट. बट जो बैंक्स हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, उनका जो कॉस्ट जो वो चार्ज कर रहे हैं वो पुराने सिस्टम के कंपैरिजन में इट इज़ वेरी लो. लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन टेक कि अगर आप पहले डीडी बनवाते थे, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारे बच्चे अपनी फीस पे करते हैं थ्रू डीडी और एटसेट्रा, तो वो डीडी बनवाते थे, सपोज द बैंक इज चार्जिंग सम 100 और 200 रुपीज. नाउ द सिस्टम अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो दे आर चार्जिंग जस्ट 20, 30, 50 रुपीज. सो इट इज वेरी लो एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सिस्टम. So I can say that yes, अभी इसमें बहुत ज़्यादा increase हो गया है. And according to Booz Allen and Hamilton, as of the mid 1999, the cost to deliver these manual transaction at a branch was typically more than $1. ATM और call center transaction cost, ये सब उन्होंने एक एग्जाम्पल लेके हमें समझाने की कोशिश की है कि कितना कॉस्ट पहले जो मैनुअल सिस्टम में रहता था कि अगर आप ब्रांच में जाके कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं, एटीएम ले रहे हैं या कॉल सेंटर की जो कॉस्ट है वो कितना है. बट अभी जो है इसकी कॉस्ट व्हेन वी आर डूइंग ऑल द थिंग्स ऑनलाइन, इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं ये सारी ट्रांजेक्शन्स या जो भी है, तो इनकी जो कॉस्ट है दैट इज टू लो एज वी कैन से कंपेयर टू द मैनुअल ट्रांजेक्शन. सो ये और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा कम होंगी और ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं वो आपको बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल रहेगी. So now there are certain other points like geographical reach, branding. These all are the factors that basically influence the banks to promote all these kind of online services, etc. So that the more and more customers will avail this online internet banking system, online services, banking services, online banking product. लाइक कस्टमर डेमोग्राफिक, आप समझ सकते हैं कस्टमर जो होते हैं वो एक एरिया में तो नहीं है ना बच्चे, वो अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग एरियाज में हैं. सो अगर वो एक पर्टिकुलर बैंक की सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, सो कैसे वो उनको कर सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग बहुत टाइप की, एक नेशनल है, एक आपका इंटरनेशनल रहेगा. इंटरनेशनल जो रहता है बेसिकली लाइक इफ आई वांट टू ट्रांसफर सम money to my one of my relative who is actually in US or UK. So बैंक हम लोगों को कैसे इसमें हेल्प कर सकता है, कैसे जल्द से जल्द मैं पैसे ट्रांसफ़र कर सकती हूँ या मैं कैसे कोई भी अपना बेनिफिट इंटरनेशनल लेवल पर ले सकती हूँ. सो बैंक्स इसमें भी हमें आज के टाइम में जो ये ऑनलाइन मनी का सिस्टम है, इंटरनेट बैंकिंग का सिस्टम है, इसमें बहुत हेल्प हो रही है. अगर आप बच्चों ने सुना अगर आपको भेजना होता था पहले तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ कॉस्ट एंड बहुत इशू होता था, बट अभी इट इज़ वेरी इजी एंड द रिस्क इज़ ऑल्सो लो एंड जो बेसिकली सिस्टम है वो बहुत आपको सपोर्ट करता है इसमें. सो नाउ द सेकेंड इज द communicative. This type of internet banking system allows some interaction between the bank and the customer. लाइक आपको मेल्स आती हैं कि आपका जो अकाउंट है उसमें इतना पैसा है, आपसे आपको अगर कोई लोन लेने में इंटरेस्टेड हैं या आपको कोई अपडेट देना चाहते हैं, सो वो आपको कॉन्टिन्यूसली मिलता रहता है, जबकि पहले ऐसा सिस्टम हमें नहीं देखने को मिलता था. Now transactional, this level of internet banking allow customer to execute transactions easily. क्योंकि अब एक एग्जिट करता है सर्वर पर बात,
तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। नाउ बट जहाँ हम देख रहे हैं इतने सारे हम कह रहे हैं कि बेनिफिट्स हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आप कहीं भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे बहुत सारे रिस्क भी हैं। देखिए रिस्क के बिना हम बार-बार जब कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करें, तो किस टाइप के रिस्क हम लोगों को बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग में या ऑनलाइन बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक मनी के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलते हैं। बेसिकली रिस्क चैलेंजेस हैं ये फॉर द बैंक्स आल्सो। सो बेसिकली यहाँ पर देयर आर 9 डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ रिस्क फॉर बैंक सुपरविजन पर्पस। बेसिकली दीज आर क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट, liquidity risk, price risk, foreign exchange risk, transaction compliance risk, strategic risk and reputation risk। मैंने सारे रिस्क को एक एक दो दो स्लाइड्स की हेल्प से समझाने की कोशिश की है कि किस टाइप के ये रिस्क होते हैं, किस टाइप के ये चैलेंजेस होते हैं फॉर द बैंक, किस तरह से वो इसको ओवरकम करते हैं। सो ये आप बच्चे यहाँ समझ सकते हैं that credit risk is the risk to earning or capital arising from the obligator's failures to meet the term of any contract with the bank or otherwise to perform as agreed. It is found in all the activity. जैसे आप क्रेडिट देते हैं, किसी को लोन देते हैं, तो आपके पास रिस्क रहता है कि आपको वहाँ से कितना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की जो भी चीज़ें रहती हैं, वो हमारे यहाँ पर ये हम इसको क्रेडिट रिस्क में कवर करते हैं। सो अगर आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, बैलेंस शीट में अगर आप कर रहे हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग बेसिकली इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर बैंक टू एक्सपेंड देयर ज्योग्राफिकल रेंज। तो है, बट यहाँ पर आपको फिर इशू भी उतने ही देखने को मिलते हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट रिस्क। इट इज अ रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल राइजिंग फ्रॉम मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट। अगर आप इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो बैंक्स को जो इंटरेस्ट रेट आपने सुना होगा कम हो गया है, लोन्स के ऊपर कम हो गया है, या जो बैंक चार्ज कर रहे हैं वो कम हो गया है, बट कितना उनको, बिकॉज दे आर एक्चुअली टेकिंग इंटरेस्ट, अगर वो नहीं इसको मेंटेन करते हैं तो फिर उनको भी कुछ अर्निंग नहीं है। सो इस टाइप की कुछ चीजें हैं, लाइक लिक्विडिटी रिस्क, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है बच्चे, लिक्विडिटी रिस्क क्या रहता है। प्राइस रिस्क क्या होता है? प्राइस रिस्क इज द रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल राइजिंग फ्रॉम चेंजेस, ठीक है। देन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आप समझ रहे हैं, ये भी आप बच्चों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, दैट इट कैन बी defined as a when a loan or a loan is to be denominated in a foreign currency, because there is a difference। आप देख रहे हैं डॉलर में या कोई भी फॉरेन करेंसी लेते हैं तो उसमें और हमारी जो रुपी का एक वैल्यू है उसमें देयर इज अ डिफरेंस। So bank will enter into multi-currency credit commitment that permit borrower to select the currency they prefer to use in each rollover period. So ये इस टाइप के बहुत सारे हमारे पास ट्रांजेक्शन रिस्क रहता है। देन आपके पास कंप्लायंस रिस्क है, स्ट्रैटेजिक रिस्क है, रेपुटेशन रिस्क है। तो ये बहुत सारे हैं। अब इसके ऊपर अगर मेरे से क्वेश्चन बच्चे कई बार पूछते हैं कि मैम किस तरीके का आएगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था बच्चे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो पूरा ही सब्जेक्ट है ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ के अगर आप इसे एक नॉलेज गेन करने के कॉन्सेप्ट से भी पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के टाइम में एवरीथिंग इज ऑनलाइन, डिजिटलाइज हो चुका है। सो अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो यू मस्ट बी अवेयर कि मैं जब कर रहा हूँ तो इसकी कौन कौन इसको देख सकता है, मुझे कैसे चेक करना होगा कि जिनको मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो अथेंटिकेट है या नहीं है, मैं ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ, या जो बैंक हैं वो कैसे मुझे पता लगेगा कि जिस बैंक से मैसेज मुझे आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पर आज की जो लेक्चर है, आज का जो प्रेजेंटेशन रहा है, इसमें आप सीख रहे हैं। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी बच्चे, देखिए लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मोबाइल एप्लीकेशन। हर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे आप टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा अपग्रेड हैं या नहीं हैं। आप कहें हम तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते या हम नहीं इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, बट आपकी लाइफ आज के, स्पेशली आज के टाइम में
टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा है। आप हर चीज़ जो है खरीद रहे हैं, कहीं न कहीं पेमेंट कर रहे हैं, फ़ोन्स के रिचार्जेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं। एंड जब हम कर रहे हैं तो वो सब सिक्योरिटीज़ हमें देखनी चाहिए, वो सारे सिक्योरिटी के इश्यूज़ को हमें ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे ही किसी के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये सारा हमारा यहाँ पर आज कॉन्सेप्ट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे स्ट्रैटेजिक रिस्क है, ये बहुत रेपुटेशन रिस्क है। तो आप अभी कितना अर्निंग कर रहे हैं, फ्यूचर में व्हाट यू एक्सपेक्ट कितना आपको रहेगा। सो एक इंस्टीट्यूशन की जो एबिलिटी है, उसका जो रिलेशनशिप है, उसकी जो सर्विसेज हैं, उसे बेसिकली ये बहुत इफेक्ट कर रहा है। So reputation risk is exposed to present throughout the organization and include the responsibility. So ये है। अब एक लास्ट में आपको इसमें बता देती हूँ बच्चे कि customers must understand that what they can reasonably expect from a product or service and what kind of risk and benefit they are getting when they are using such kind of system. आपको समझना चाहिए कि जब आप कोई भी इस तरीके की बैंकिंग ऑनलाइन सिस्टम कोई भी यूज कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, कोई भी सर्विस अवेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो आपको उसके रिस्क क्या है, उससे हमें बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, वो सब हमें दिमाग में रखने चाहिए। एंड उनको हमें क्लोजली देखकर समझकर ही आगे इसको बढ़ना चाहिए। नेशनल बैंक शुड केयरफुली कंसिडर हाउ कनेक्शन टू थर्ड पार्टीज आर प्रेजेंटेड ऑन देयर वेबसाइट। जो भी आप मीडिएटर बैंक्स यूज कर रहे होते हैं फॉर देयर ऑनलाइन सिस्टम्स, उनके साथ उनको बताना होगा, बताना चाहिए उनकी बैंक वेबसाइट्स पे that how they are dealing and what kind of information we can share with the third party. And the hypertext links are often used to enable a customer to link to a third party. सो इस टाइप के आपने देखा है कई बार आपको पेमेंट के लिए लिंक आता है, तो आप उसको क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको आपकी पेमेंट की वेबसाइट पर लेकर जाता है। सो इस टाइप के लिंक्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। देन नाउ एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है रेगुलेशन ऑफ पीपीआई इंस्ट्रूमेंट, दैट इज प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बाय आरबीआई। सो दिस बेसिकली प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो थे अपडेटेड हुए हैं, बहुत लेटेस्ट है इसका 13 अप्रैल 2020 बाय आरबीआई। तो ये हम लोगों का बहुत एक है कॉन्सेप्ट, बट अभी तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ। फॉर श्योर मैं नेक्स्ट क्लास में देखती हूँ कि इसको मैं कवर करूँ। एंड ये आज का जो है, मुझे लगता है कि बच्चों ने आज का जो प्रेजेंटेशन देखा है, आज का जो लेक्चर उन्होंने अटेंड किया, आई होप उनको काफ़ी, मुझे थोड़ा सा जल्दी लेना पड़ा लास्ट में, बट आई होप वो समझ सकेंगे कि कितना कुछ हमें ध्यान रखना होता है व्हेन वी आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर। अगर आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनलाइन, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बिल्स पे कर रहे हैं, तो बेनिफिट्स तो हैं फॉर श्योर। आप कभी भी कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम पर पेमेंट्स कर सकते हैं और किसी को भी कहीं भी बैठ के पैसे भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं, कोई भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, बट देयर आर इश्यूज ऑल्सो। तो वो चीज़ों को आपको समझना होगा, उनका ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत सारे कंसर्न होते हैं जो आज हमने अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस किए हैं। आई होप बच्चों को समझ आया होगा। जो भी उनके डाउट्स हैं प्लीज़ आप क्वेश्चन आंसर सेक्शन में पोस्ट करिए। मैं अभी आपके डाउट्स ले रही हूँ बच्चे। अगर आपको लगे कि हमें अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, सो आप मुझे बता सकते हैं। मैं फॉर श्योर आपकी नेक्स्ट क्लास में उसको और बेटर तरीके से क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए बच्चे, मैं बार बार कहती हूँ प्लीज़ आप मुझे एग्जाम्स के रिलेटेड क्वेरी मत पूछिए, मुझे नहीं आइडिया बिल्कुल भी। ऑफलाइन ऑनलाइन आप अथॉरिटी से बात करिए। पीपीटी मेरा शेयर था बच्चे। नहीं, ये 4th यूनिट नहीं था। टोटल हम लोग के पास 5 यूनिट्स हैं। मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में सिलेबस भी शेयर किया था। मैं आपके साथ लास्ट क्लास में भी अपना सिलेबस शेयर किया था। देयर आर 5 यूनिट्स। 3rd यूनिट थोड़ी सी लंबी थी हम लोगों की, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहे, जैसे कि आईओटी, मोबाइल एप्लीकेशन,
इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर, बहुत सारे सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारे साइबर सिक्योरिटी के लिए थे। सो आज मैंने 3rd यूनिट ख़त्म करी है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द 4th यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो 4th यूनिट में नेक्स्ट क्लास में करूँगी। स्टार्ट बच्चे। देखिए, डज़न्ट मैटर अगर किसी भी पीडीएफ में ये आपको, आई डोंट थिंक सो कि ये 4th में होंगे, बट अगर हैं भी, हाउ डज़ इट मैटर? बच्चे पढ़ना तो आपको सभी है ना, चाहे वो 3rd में हो, चाहे 4th में हो, चाहे 5th में हो। आपको तो पढ़ने से मतलब है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि ये 3rd में है कि 4th में है? आप बस अपना पढ़ने पे ध्यान दीजिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले आप सिलेबस पढ़ लीजिए, फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे आज थोड़ा हो सकता है नेटवर्क का कुछ इश्यू रहा हो, मुझे आइडिया नहीं है। मेरी तरफ से तो भी नेटवर्क देखिए ठीक चल रहा है। स्लाइड्स के लिए मैं आई एम रियली सॉरी, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक बार एनलार्ज करा था, पूरा स्क्रीन पे लिया था, बट एट दैट टाइम बच्चों ने बोला कि वो मूव नहीं हो पा रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं होती, मेरे यहाँ तो थी, तो इसलिए मुझे अभी वो नॉर्मल साइज में ही आ रही हैं। अच्छा, ओके। रिकॉर्डिंग का मुझे आइडिया नहीं है। बच्चे पीडीएफ के लिए आपकी रिक्वेस्ट मैं देख रही हूँ। पीडीएफ बच्चे मैं बार-बार बता रही हूँ, आपको वैसे पीडीएफ की रिक्वायरमेंट मेरे स्पेशली नोट्स की नहीं है, क्योंकि मेरे सारे नोट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। आप प्लीज़ सोल की वेबसाइट को देखिए, वहाँ पर ऑलरेडी यही स्टडी मटेरियल अपलोडेड है। सीबीसीएस वेबसाइट, सीबीसीएस के लिंक में जाके आप अपने कंसर्न कोर्स एंड सब्जेक्ट को डालिए, वहाँ पर आपको सारे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और लेटेस्ट हैं। बच्चे बार-बार मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, प्लीज़ उसमें चेक करिए। ओके, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा-सा स्लो मुझे रहना है, ठीक है? मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा स्लो रहूँगी। थोड़ा-सा टाइम का बाउंडेशन होता है बच्चे हमारे लिए, तो थोड़ा-सा उस वजह से मुझे कई बार थोड़ा-सा फास्ट लेना है। डोंट बी वरी, अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि मिस हुआ है, आपको नहीं समझ आया, मुझे बता दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम पक्के से उसको दोबारा कवर कराऊँगी। पीपीटी और पीडीएफ मैं बता रही हूँ, आप एसएल की वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई मनी, यस, इलेक्ट्रॉनिक मनी बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम को यूज करके जो भी मनी ट्रांसफर होता है, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मनी कहा जाता है। जैसे आप अपने पेटीएम में रखते हैं पैसे, तो वो आपका ई मनी, आपने उसमें कैश या रुपीस थोड़ी ना रखे हैं, नोट थोड़ी ना रखे हुए हैं, तो वो ई मनी ही है। क्राइम्स बच्चे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्राइम? क्राइम मीन्स नॉर्मल क्राइम, कन्वेंशनल क्राइम एंड साइबर क्राइम के बारे में पूछ रहे हैं, या आप साइबर क्राइम पूछना चाह रहे हैं बच्चे? बिकॉज क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्राइम। क्राइम तो मैं कैसे बताऊं, साइबर क्राइम मैंने फर्स्ट यूनिट में कवर किया था, तो वो मैं बता सकती हूँ। यस, यस बच्चे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऑनलाइन जो फीस पेमेंट होती है। यस, ई मनी एंड साइबर क्राइम में कनेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखिए, बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, फॉर्जरीज होती हैं, तो वो ऑनलाइन मनी में तो होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा कि मैंने मेरे अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए, या मैंने पेमेंट करी थी बट पेमेंट हुई नहीं, या फिर किसी ने फेक पेमेंट करवा ली। तो इस तरीके की जो क्राइम है वो साइबर क्राइम ही है, क्योंकि ये सब चीजें आप साइबर स्पेस में ही तो कर रहे हैं। कोई आपके सामने आके थोड़ी ना आपके पैसे चुरा के लेकर गया है। आप ऑनलाइन हैं, आप साइबर प्लेटफॉर्म पे हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो दैट इज द साइबर क्राइम। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द रिस्पेक्ट यू आर गिविंग। रेपुटेशन रिस्क बच्चे, बैंक्स का रेपुटेशन रिस्क रहता है, बिकॉज अगर बैंक्स अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, या उनके साथ अच्छे से डील नहीं कर रहे हैं, या अगर उनके साथ कुछ भी
बैंक की गलती की वजह से, बैंक के सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से अगर कस्टमर्स को किसी भी तरीके का फ्रॉड का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज बैंक्स ने अपनी सिस्टम को सिक्योर नहीं किया हुआ है या कुछ भी, तो उससे बैंक्स की जो रेपुटेशंस हैं वो इफेक्ट होती है। और आज के टाइम में जब इतना कंपटीशन है, हर बैंक चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसके पास कस्टमर हो, ज्यादा से ज्यादा उनके पास फंड्स रहें, तो ऐसे में दे हैव देयर reputation at risk. How to prepare for the exam? You are asking for me. Already आप लोग 12th 11th तक पढ़कर आए हैं बच्चे, फर्स्ट ईयर के दे चुके हैं, तो कैसे प्रिपेयर करना है ये आई थिंक आपको ज़्यादा बेटर पता है। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है ऑफलाइन का, और मैं कोई डिक्लेरेशन यहाँ नहीं करना चाहती हूँ। आप प्लीज अपनी अथॉरिटी से बात कीजिए। यस, लास्ट क्लास हुई थी बच्चे। नो, देयर वाज नो, आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनी इशू इन द लास्ट क्लास। आप स्केड्यूल चेक करिए बच्चे, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने पूछा कि आपकी क्लास नहीं हुई। मुझे नहीं पता, मेरी क्लास 2 to 3 ही होती है एंड फिक्स शेड्यूल है, उसी पर होती है, और मैंने कोई क्लास अभी तक मिस नहीं करी है। फ्राइडे को क्लास हुई थी बच्चे, फ्राइडे को क्लास मैंने ली है। मैंने आई थिंक सारी क्वेरीज मैं देख चुकी हूँ। ओके, अगर जिस बच्चे को भी डाउट है, लाइक किसी बच्चे रिस्क वाला नहीं, मैंने थोड़ा जल्दी लिया है रिस्क वाला। नेफ्ट एंड आरटीजीएस बच्चे मैंने उनका फुल फॉर्म भी समझाया है। दीज आर द टू सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम थ्रू विच यू कैन ट्रांसफर द मनी। आप अपना मनी जो है वो ट्रांसफर इजीली कर सकते हैं। पेमेंट वगैरह के बारे में आपने नहीं सुना? नेफ्ट करा दीजिए, आरटीजीएस करा दीजिए, पेमेंट ट्रांसफर करा दीजिए, मनी ट्रांसफर हो जाता है। सो आई थिंक आपने सुना होगा, मैंने इसको डिस्कस किया, बट जो भी आपके डाउट्स हैं फॉर श्योर मैं लूंगी। रिस्क के लिए जो बच्चों के थोड़े से डाउट है, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी लिया है, तो अच्छा, आई होप मैं वो नेक्स्ट क्लास में फिर लूंगी। थैंक यू सो मच बच्चे, आई थिंक टाइम का थोड़ा है। थैंक यू सो मच।